हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, इसके सारे चैप्टरों का शॉर्ट नोट्स जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो पहले नंबर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, इस तरह से जो 6-7 चैप्टर है इसको हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स का वीडियो है, तो आप लोग को हेल्प करेगी। सीटेट का एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है 15 दिसंबर। तो इसको याद रखते हुए आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस जो वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों का जो है बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चैप्टर का नाम क्या है? 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात किसको कहा जाता है? पूर्णिमा। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहा जाता है? तो पूर्णिमा को। एक महीना में ये जो है एक बार ही दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। तो खगोलीय पिंड के बारे में क्या बताया गया है? रात को चमकने वाली सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी चमकीले चीज़ों को जो है क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। रात के समय जो भी चीज़ें आसमान में चमकती है तो वो क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है तथा वह सभी जो चमकीले चीज़ें हैं उसको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। जनवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में सीटेट का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि खगोलीय पिंड से क्या तात्पर्य है। तो रात को चमकने वाली सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी चमकीले वस्तुएं जो रात के वक्त आसमान में चमकती वो क्या है? खगोलीय पिंड है। उसका तारा क्या है? तो तारा क्या है? इसके पास खुद का ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो तारा से क्या तात्पर्य है? जिसके पास खुद का जो क्या है? ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है। याद रखना है, ऊष्मा और प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश जिसके पास होता है वो क्या है? तारा है। सूर्य भी एक तारा है। मैं चीज़ों को बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग को वीडियो देखते टाइम ही चीज़ें याद हो जाए, दोबारा देखने का कोशिश नहीं हो, या फिर दोबारा देखने का आप लोगों को मन भी नहीं करता होगा, तो दोबारा देखने का जो ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए मैं चीज़ों को बार बार बोलती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्सा मेयर या बिग बेयर के बारे में। तो अर्सा मेयर या बिग बेयर क्या है? तो अर्सा मेयर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है, जो रात्रि में आसमान में तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न समूहों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो नक्षत्र मंडल क्या है? कि रात्रि में आसमान में तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न समूहों को क्या है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेयर या बिग बेयर क्या है? तो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल ही है। उसके बाद देखते हैं नक्षत्र मंडल के उदाहरण। तो सप्तऋषि, जो 7 तारों का समूह है, उसको जो है नक्षत्र मंडल कहा जाता है। उसके बाद जो है अर्सा मेयर या बिग बेयर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेयर या बिग बेयर भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल ही है। क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल और बृहस्पति को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये सब एनसीईआरटी बुक से ही नोट किया गया पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में बार बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब जो है पॉइंट है। आप लोग पहले चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट देखिएगा, तभी आप लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगी। अगर नहीं भी देखते हैं वीडियो को, अगर शॉर्ट नोट देखते हैं तो भी बेनिफिट मिलेगी, मगर अच्छा होगा कि पहले चैप्टर को देखिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स को देखिए, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो सौरमंडल आकाश गंगा है। क्या है इसका आकार? है तो सर्पिलाकार है। इसका आकार क्या है आकाश गंगा का? तो सर्पिलाकार है। और इसके केंद्र को क्या कहा जाता है? तो बल्ज कहा जाता है इसके केंद्र को। तो ब्रह्मांड को देखते हैं, यूनिवर्स को। तो दूसरा नाम इसका क्या है? कॉस्मोस। और इसका जो स्टडी है, ब्रह्मांड का स्टडी को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इसको याद रखना है। सोलर सिस्टम मिल्की वे है। सोलर सिस्टम क्या है? एक मिल्की वे है। उसके बाद खगोलीय पिंड से क्या तात्पर्य है? इसको हम लोग पहले भी देखे और एक बार अभी देख लेते हैं कि खगोलीय पिंड से क्या तात्पर्य है। तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। तो याद रखना है, सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती है उसे क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। कुछ पिंड जो है बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। जैसे गैसों से बनी है, यह जो है गैसों से बनी होती है। कुछ पिंड जो है बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। तो क्यों? यह गैसों से बनी होती है। इनके पास ऊर्जा और प्रकाश होता है। तारा है। जिसके पास ऊर्जा और प्रकाश होता है वो क्या है? तारा है। और तारा भी किस कैटेगरी में आता है? तो खगोलीय पिंड के कैटेगरी में आता है। पहले आप लोग चैप्टर पढ़िएगा, तब शॉर्ट नोट पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। उसके बाद ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह क्या है? तो प्रकाश और ऊर्जा जिसका नहीं होता वो ग्रह है। और क्या है? प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता है। और प्रकाश और ऊर्जा जिसका होता है वो क्या है? तो वो है तारा। और प्रकाश और ऊर्जा जिसका नहीं होता वो क्या है? तो ग्रह है। उसके बाद उपग्रह क्या है? तो बौने ग्रह। उपग्रह क्या है? बौने ग्रह को उपग्रह कहा जाता है। ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रहों से छोटे होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह बौने ग्रह कहलाते हैं। तो बौने ग्रह का उदाहरण क्या है? तो प्लूटो, इरिस, सीरिस और मैक यह है नाम उपग्रह जो बौने ग्रह का है। उसके बाद यह अपनी कक्षा में परिक्रमा करने के साथ दूसरी कक्षा में भी प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसको जो ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है और बौने ग्रह की कैटेगरी में इसको रखा गया है। उसके बाद देखते हैं मानव निर्मित उपग्रह।
ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है कि मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन है। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड कहलाता है। मानव निर्मित उपग्रह क्या कहलाता है? तो कृत्रिम पिंड कहलाता है। और इसके जो एग्जाम्पल है तो इनसेट, आईआरएस और इंडूसेट इसके जो उदाहरण हैं। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा में कदम रखा। तो ये पॉइंट को याद रखना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा में कदम रखा है। उसके बाद हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। परिक्रमा करता है आकाशगंगा का, या क्या करता है? परिक्रमा करता है आकाशगंगा का। तो समय कितना लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है? कॉस्मोस ईयर। तो कितना समय लेता है सूर्य परिक्रमा करने में? तो 25 करोड़ वर्ष। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन जो है 75% मिलता है और हीलियम जो है 24.9% इसमें मिलता है। सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाता है? तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर है यह सूर्य। लगभग 8 मिनट में प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इसको याद रखना है कि प्रकाश जो है सूर्य की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाती है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगाती है। उसके बाद ध्रुव तारा के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्रुव तारा क्या है? तो ध्रुव तारा निश्चित दिशा उत्तर में होती है। ध्रुव तारा जो है एक उसकी निश्चित दिशा है, वो हमेशा उत्तर में ही होती है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में इसका जो है दिशा निर्धारण करता है, इसलिए इसका यूज करता था ध्रुव तारे का। प्राचीन काल के लोग इसे दिशा निर्धारण के लिए यूज करते थे ध्रुव तारा का, क्योंकि यह हमेशा जो है उत्तर दिशा में ही आता है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह से क्या तात्पर्य है? मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी भी एक ग्रह है। संपूर्ण ऊर्जा एवं उष्मा सूर्य से लेता है। पृथ्वी जो है संपूर्ण ऊर्जा और उष्मा कहाँ से लेता है? तो जो सूर्य से लेता है। उसके बाद है सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। क्या है? सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है पृथ्वी का। तो कितना स्थान में आता है? तो तीसरा। दूरी में स्थान कितना है? तो तीसरा। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार कितने नंबर में आता है? तो तीसरे नंबर में। और आकार में कितने नंबर में आता है? तो 5वें नंबर में। आप लोगों को याद रखना ये चीज़। सूर्य के सर्वाधिक जो है प्रोक्रिया सेंचुरी पास तारा है। सूर्य के पास सर्वाधिक कौन सा तारा है? तो प्रोक्सीमा सेंचुरी। ये सब याद रखना है। उसके बाद एक ट्रिक है जो सूर्य के दूरी के अनुसार जो ग्रहों को याद करना है। तो एम वैम जे सन, एम भी एम वैम जे एस यू एन सन। तो एम से होता है बुध, वी से शुक्र, ई से पृथ्वी, एम से मंगल, जे से जुपिटर बृहस्पति, एस से सैटर्न शनि और यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या है? एक आंतरिक ग्रह है, आंतरिक चट्टान है, इसको याद रखना। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून क्या है? एक बाह्य ग्रह है या गैसीय ग्रह इसको कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना। आप लोगों को जिससे सुविधा होता है उस ट्रिक से याद करके आप लोग याद रख सकते हैं, मगर याद कर लीजिएगा कि दूरी के अनुसार जो सूर्य से ग्रह किस प्रकार या किस नंबर पे आते हैं, तो याद रखना है। और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जो है बाह्य गैस या बाह्य ग्रह कहा जाता है। भूभाग, भूभाग क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण भूभाग आकार का पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार क्या है? तो भूभाग। भूभाग का मतलब क्या होता है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसका जो भूभाग आकार कहा जाता है पृथ्वी को। 2006 में प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह में रख दिया गया था। तो पहले क्या था? प्लूटो भी एक ग्रह था, पर 2006 में संशोधन करके इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह में रख दिया गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्टडी ऑफ मून। द स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? सेनोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? तो सेनोलॉजी कहा जाता है। ओनली वन उपग्रह है चंद्रमा। इसका जो चंद्रमा जो है एक उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। इसका व्यास 1/4 पृथ्वी के व्यास से होता है। पृथ्वी के व्यास से इसका व्यास जो है 1/4 होता है। 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह जो चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा का एक भाग लगभग 59% ही हम लोग देख पाते हैं पृथ्वी से। तो ये सारे पॉइंट्स हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। सीआरटी का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके बारे में जो एनसीईआरटी बुक्स में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो मैं इस नोट से आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले पृथ्वी के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी है। ये जो पृथ्वी है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर क्या है? थोड़ी सी चपटी है। इसको याद रखना है कि उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों में पृथ्वी जो है थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी है। मध्य में क्या है? तो थोड़ी सी उभरी है। याद रखना है कि पृथ्वी अपने जो उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है।
उसके बाद बताया गया है ग्लोब के बारे में। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है कौन? तो विषुवत रेखा। ग्लोब को जो है दो बराबर भागों में कौन बांटती है? तो विषुवत रेखा। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है ग्लोब को एक भाग ये उत्तरी ध्रुव है और दूसरा भाग ये दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों को जो आधा आधा भाग में बांटा है दो बराबर भागों में, तो कौन बांटा है? तो विषुवत रेखा। इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। ग्लोब को दो बराबर भागों में कौन बांटती है? तो याद रखना है विषुवत रेखा बांटती है। उसके बाद देखते हैं नोट्स, कुछ नोट्स दिए गए हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिंदु। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो ये लाइन जो है सीटेट में पूछा गया है, एनसीईआरटी से सीधा जो है बिंदु उठा के सीटेट में पूछा गया था। जनवरी वाले 2024 जनवरी में जो सीटेट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। जो सूर्य जो है दोपहर में ठीक सर के ऊपर रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ऊष्मा होगा। बहुत अधिक ऊष्मा होने के कारण उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे जो दोपहर के समय जो सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार क्या होता है? दोपहर में ठीक सर के ऊपर रहता है। इस कारण इस क्षेत्र में अधिक जो होती है ऊष्मा हो जाती है, जिस कारण इसमें ऊष्मा अधिक होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसको याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस लाइन को याद रखना है कि पृथ्वी किस दिशा में अपना घूर्णन करती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसको याद रखना है। उसमें यहाँ बताया गया है इस फिगर में, यह फिगर दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में। जो ये लाइन है, ये लाइन जो जा रही है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? तो इस लाइन को कहा जाता है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा ऊपर में जो है उत्तरी ध्रुव है और नीचे में क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ऊपर में क्या है? उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। और जो विषुवत रेखा के उत्तरी वाले भाग में जो है कर्क रेखा है, इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। उसके बाद जो है विषुवत रेखा के जो दक्षिणी भाग में है वहाँ पे है एक मकर रेखा, इसको याद रखना है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितना भी क्षेत्र आता है, ये जो जितना भी क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर जो है शीतोष्ण कटिबंध है, उसके ऊपर क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। और सबसे ऊपर क्या है? उष्ण शीत कटिबंध। उसके बाद इसी तरह नीचे भी है, जो दक्षिणी ध्रुव में भी है शीतोष्ण कटिबंध और सबसे नीचे जो है दक्षिण शीत कटिबंध। दक्षिण शीत कटिबंध जो है 66.5 डिग्री में है। उसके बाद जो है आपका उष्णकटिबंधन वो 23.5 डिग्री में है। इसको याद रखना है। और दो बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? तो इसको काटती है विषुवत रेखा। इन सब चीज़ों को याद रखना है। और पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है एक बार वर्ष में एक बार जो है दोपहर में ठीक सर के ऊपर होता है, जिस कारण इस धरातल इस भूमि में बहुत ज़्यादा जो है सूर्य की प्रकाश गिरती है, जिस कारण यहाँ ऊष्मा बहुत अधिक होता है। और इसी वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के जितना क्षेत्र होता है उन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? समय का सबसे अच्छा साधन। समय को जो मापा जाता है, समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या होता है? तो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति, इन तीनों के द्वारा जो है समय का मापन किया जाता है। तो याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन सीटेट पूछ चुकी है कि समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या क्या होता है? तो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति, इन सब चीज़ों को याद रखना है। पृथ्वी को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो पृथ्वी, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? जो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति, इसको याद रखना है। उसके बाद ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामी पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ना कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जो है जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय जो है यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद बताया गया वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। तो इस लाइन को भी ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या बताया गया कि वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है, जो ग्रीनिच के किस में है? पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से क्या होगा? आगे होगा। तो इस लाइन को याद रखना है। और जो है पश्चिम में अगर होगा तो उनका ग्रीनिच समय जो होगा पीछे होगा, अगर पूर्व में है तो क्या होगा? आगे होगा। ये जो है न्यूमेरिकल बनाते टाइम आपको काम देगा। इसको याद रखना है कि वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में होगा उनका समय क्या होगा? ग्रीनिच से आगे होगा। अगर वो पश्चिम में होगा तो उनका जो ग्रीनिच से समय है वो क्या होगा? पीछे होगा। मतलब याद रखना है कि जो अगर पूर्व में है तो आगे है और पश्चिम में है जो पीछे होगा। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। ये लाइन को भी याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो 24 घंटे में घूमती है उसमें कितना डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। तो 360/24 तो कितना होगा, 15 डिग्री निकलेगा यहाँ पे। तो इसलिए 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 15 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। तो इसलिए 4 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 डिग्री घूमेगी। 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप लोग देखिए, जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं, दोपहर के जो 12 बजे ग्रीनिच में, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व, तो यहाँ पे क्या बताएगी, 15 डिग्री पूर्व, तो पूर्व है तो आगे ही होगा, इसको याद रखना है। 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, तो 15 × 4 = 60 मिनट होगा, इसलिए दोपहर में 1 बजा होगा। ये सारे न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिल जाएगा, 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी आप लोग सीटेट का तैयारी तभी आप लोगों का अच्छे से होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछा गया है। तो सीटेट जो जनवरी और जुलाई में जो हुआ 2024 में, इसमें तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्या पता 1 दिसंबर को एग्जाम होने वाला, उसमें न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए, तो आप लोगों को याद रखना है इन सब चीज़ों को। तो ये सब जो है चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों से शेयर की। अगर एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। जिसका नाम क्या है चैप्टर का, तो पृथ्वी की गतियाँ। इसमें पृथ्वी की गति के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पृथ्वी की गतियाँ क्या है, घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, ग्लोब में दिन रात क्यों होते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में बताया गया है। जो चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, और ये जो है चैप्टर का निचोड़ है, नोट्स है, इसको भी देखिए आप लोग। तो गति, पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन है, एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। एक है घूर्णन, दूसरा क्या है, परिक्रमण है। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती है, वो क्या क्या है, तो घूर्णन और परिक्रमण, इसको याद रखना है। तो घूर्णन और परिक्रमण क्या है, तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है, तो घूर्णन है। पृथ्वी, ये जो है पृथ्वी है और ये इनका अक्ष है, ये अपने ही अक्ष पर घूम रही है। इस चीज़ को क्या कहता है, इसको कहा जाता है घूर्णन। किसको क्या कहा जाता है, तो घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसको घूर्णन कहा जाता है। उसके बाद घूर्णन तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखना हम लोग को परिक्रमण। परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जो सूर्य है एक स्थिर कक्ष में है, ठीक है, सूर्य अपने स्थिर कक्ष में है और इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी घूम रही है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो इस चीज़ को कहा जाता है परिक्रमण। तो इन दोनों लाइन को याद रखना है, क्योंकि सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। तो आप लोग को याद हो गया कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की। नंबर 1 घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। और घूर्णन क्या है, घूर्णन वो है जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है घूर्णन। और सूर्य जो स्थिर अवस्था में है, सूर्य जो अपने कक्ष में स्थिर है और सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति कर रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है परिक्रमण। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इस फिगर में भी मैं समझाई हूँ, तो आप लोग को भी देखना है। तो ये है सूर्य। सूर्य क्या है, यह सूर्य है, ये किस अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में। और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, घूम रही है। ये पृथ्वी है, घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इस अवस्था को ही कहा जाता है परिक्रमण। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, परिक्रमण। तो आप लोग को याद रखना। और पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है, उसको कहा जाता है घूर्णन। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ग्लोब। ग्लोब पर वह वृत्त जो पृथ्वी को दिन रात में बदलती है उसे प्रदीप्य वृत्त कहते हैं। यह अक्ष से नहीं मिलती है। तो याद रखना है कि प्रदीप्य वृत्त किसको कहा जाता है, तो सीटेट इससे भी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि प्रदीप्य वृत्त से क्या तात्पर्य है। तो प्रदीप्य वृत्त उसे कहते हैं जो ग्लोब पर वह वृत्त जो पृथ्वी को दिन रात में बदलती है। जो दिन रात में जो वृत्त पृथ्वी को बदलती है उसे ही क्या कहा जाता है, तो प्रदीप्य वृत्त कहा जाता है। और यह जो है अक्ष से कभी नहीं मिलती है। इसको याद रखना है कि प्रदीप्य वृत्त जो है यह अक्ष से कभी नहीं मिलती है। उसके बाद देखते हैं दूसरे पॉइंट्स को, जो ये भी पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, आप लोग सब जानते होंगे आर्यभट्ट महोदय को। तो खगोल शास्त्री है ये आर्यभट्ट महोदय। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इस चीज़ को बहुत पहले ही खगोल शास्त्री है आर्यभट्ट महोदय ने बताया कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसको हम लोग बाद में सिद्ध भी किए हैं। तो ये जो है पहले ही बता दिए थे। कौन, तो आर्यभट्ट महोदय ने क्या बताया है, आर्यभट्ट महोदय ने कि पृथ्वी क्या है, गोल है और अपने ही अक्ष पे घूर्णन करती है। तो इस लाइन को भी याद रखना। तो यहाँ से आप लोग का 4-5 जो टॉपिक है, 4-5 जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे कि पृथ्वी की कितनी गति है। तो पृथ्वी की 2 गति हैं, एक घूर्णन एक परिक्रमण। तो घूर्णन क्या है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और जो सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, तो उसको क्या कहता है, परिक्रमण कहता है।
और ग्लोब को जो है, ग्लोब में जो है वह वृत्त जो पृथ्वी को दिन रात में बदलती है, उस वृत्त को क्या कहा जाता है, तो प्रदीपीय वृत्त कहा जाता है। और प्रदीपीय वृत्त जो है कभी भी अपने अक्ष से नहीं मिलती है। उसके बाद खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में बताया गया कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है गोल है और वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इन सब चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों का। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, उत्तरी गोलार्ध के बारे में बताया गया है। तो उत्तरी गोलार्ध को ठीक से समझते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन सीटेड पूछ चुकी है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो उत्तरी गोलार्ध जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है पृथ्वी जो झुका होता है किसकी तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, जिस कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ये जो सूर्य की किरणें हैं झुका होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर किस अवस्था में पड़ती है, तो सीधी पड़ती है। इसके कारण जो है इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। अब सीधा जो सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में होगी, तो अधिक प्राप्त होगी क्या, ऊष्मा होता है। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में, ध्रुवों के किस क्षेत्र में, तो पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा प्राप्त होता है, अधिक ऊष्मा। उसके बाद क्या यहाँ पे बताया गया है कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होता है। ध्रुवों के जो पास वाले क्षेत्र में क्या है, कम ऊष्मा प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो तिरछी अवस्था में होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है, जिस कारण वहाँ पे कम ऊष्मा होता है। और जहाँ सीधा पड़ेगा वहाँ पे ऊष्मा क्या होगा, अधिक होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि 21 जून को जो है यहाँ पे बताया गया है, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य जो है झुका होता है, किस गोलार्ध में झुका होता है सूर्य 21 जून को, तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है, जिस कारण सूर्य का किरण जो है कर्क रेखा पर, सूर्य का किरण किस रेखा पर, तो कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होता है। और ध्रुवों में जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण वहाँ पे जो ऊष्मा कम प्राप्त होता है, उस क्षेत्र में ऊष्मा क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो इन सब लाइन को जो याद रखना है। उसमें यहाँ बताया गया है इस फिगर में कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन बांटती है, तो इक्वेटर बांटती है। कौन बांटती है पृथ्वी को, तो विषुवत रेखा दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। तो ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, इसके दाहिने साइड में है पूर्वी गोलार्ध और ये बाएं साइड में है पश्चिमी गोलार्ध। तो आप लोग को याद रखना है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन बांटता है, तो इक्वेटर बांटता है। और ये जो इक्वेटर है ये काल्पनिक रेखा है, कोई पृथ्वी में खींचा नहीं गया है, इसको जो ये माना जाता है काल्पनिक रेखा है। इसको याद रखना है कि इक्वेटर क्या है, विषुवत रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। दूसरे पॉइंट्स में बताया गया है अब उत्तर ध्रुव के बारे में। उत्तर ध्रुव के बारे में क्या बताया गया है, उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका है। उत्तर ध्रुव जो है किसकी तरफ झुका है, तो सूर्य की तरफ झुका है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि यहाँ जो है ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है। उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होने के कारण यहाँ पे ऊष्मा जो है सीधी अवस्था में पड़ती है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने लगातार दिन होता है। तो इस लाइन को याद रखना है कि उत्तर ध्रुव में सूर्य की ओर झुका है, उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या होती है, तो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। जो विषुवत वृत्त का जो ऊपर वाला स्थान है उत्तरी गोलार्ध, जहाँ पे सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है सीधी मात्रा में, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। तो कहाँ, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में, मतलब ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भाग में विषुवत रेखा बांटती है, इसके ऊपर वाले स्थान में क्या होती है, तो गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग को देखना है नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि इसी क्षेत्र में, इसी उत्तरी क्षेत्र में जो है 21 जून में सबसे लंबा दिन होता है। तो इसको याद रखना है कि सबसे लंबा दिन कब होगा, 21 जून को होता है। अगर सबसे लंबा दिन है तो सबसे छोटी रात होगी, अगर दिन लंबा हो जाता है रात तो छोटी होगी ही। तो सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को, और वहाँ सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे छोटी रात भी होती है और 21 जून को ही सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी का इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो उत्तर आयनांत कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या याद रखना है कि 21 जून जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे लंबा दिन होने के कारण यहाँ सबसे छोटी रात होगी, क्योंकि दिन अगर लंबा होता है तो रात तो छोटी होगी ही। उसके बाद पृथ्वी की जो यह लंबा दिन वाला और छोटी रात वाली घटना को, जो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो उत्तर आयनांत कहा जाता है, क्योंकि ये सब अवस्था जो है पृथ्वी को दो बराबर भाग में विषुवत रेखा बांटती है। कौन बांटती है, तो इक्वेटर, ये है उत्तरी अवस्था और यहाँ पे है ये जो है दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तर वाले स्थान पे ही जो सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, जिस कारण यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होने के कारण इसी क्षेत्र में जो है सबसे लंबा दिन होगा। इसी क्षेत्र में क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। वो कब होगा, 21 जून को, 21 जून को। तो याद रखना इन सब चीज़ों को, ये सब
ये सब जो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एनसीईआरटी पढ़ के ही मैं वहीं से उतारी हूँ लाइन बाय लाइन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। जब मैं सीटेट का तैयारी करती थी तो यही सब पढ़ के मेरा सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। तो आप लोग भी इसको पढ़िए, आप लोगों का भी सीटेट क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है किसके बारे में, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। तो चलिए हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है, दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका है। कब है, तो 22 दिसंबर के बारे में बताया जाता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब क्या होगी, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी। कब, तो 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी ध्रुव के और जो सूर्य जो है झुका हुआ है, इसी कारण जो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। तो सीधी पड़ेगी तो क्या हुआ, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होगा। तो सूर्य की किरणें सीधी मतलब लंबवत पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होगा। ये बहुत बड़े भाग में क्या होगा, प्रकाश प्राप्त होगा। उसके बाद क्या होगा कि इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े दिन यानी बहुत लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होता है, या छोटी रातों वाली या जो है लंबे दिन वाली ग्रीष्म ऋतु होता है। कहाँ होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। इसको याद रखना है, कहाँ होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत, क्योंकि ये सब घटनाएं जो हो रही है दक्षिणी अयनांत में हो रही है, दक्षिणी ध्रुव में हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अयनांत कहा जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को क्या याद रखना है, क्या याद रखने वाली बात है कि 22 दिसंबर को याद रखना है कि 22 दिसंबर में क्या होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में जो है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की ओर झुका होता है। ये जो है पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बराबर भाग में कौन बांटती है, तो इक्वेटर विषुवत रेखा बांटती है। ये जो है ये है उत्तरी ध्रुव और ये जो है ये है दक्षिणी ध्रुव। याद रखना इस चीज़ को, दक्षिणी ध्रुव पे ही है जो मकर रेखा स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, मकर रेखा स्थित है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, सूर्य जो है झुका होता है, इसी कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तो सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात होती है ग्रीष्म ऋतु में। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी अयनांत, क्योंकि सभी जो कार्य है वो दक्षिणी ध्रुव में हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अयनांत कहा जाएगा। तो याद रखना आप लोगों को, उत्तरी अयनांत किसको कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत किसको कहा जाता है। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, अपने से आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पहले चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, क्योंकि चैप्टर को पढ़िएगा तभी आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पर नोट्स में क्या बताया गया है। क्योंकि ये सब जो है ये सब कुछ पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया गया है। और जो चैप्टर में है एनसीईआरटी की बुक में, उसमें डिफाइन किया गया है बहुत अच्छे से, तो उसको पढ़ना है, उसके बाद नोट्स पढ़ना है। आप लोग नोट्स बना भी सकते हैं, उतना तो अभी समय नहीं है, एग्ज़ाम का डेट घोषित हो चुका है 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो आप लोग जल्दी से चैप्टर पढ़िए और मैं जो ये सब शॉर्ट नोट बनाई हूँ इसको देखिए। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना नहीं छोड़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग सेट बाय सेट लगाइए। अभी आप लोग पहले जो जुलाई वाला हुआ एग्ज़ाम, जुलाई वाला जो एग्ज़ाम हुआ जो 2024 में, उसको बनाइए, उसके बाद जनवरी वाला बनाइए, उसके बाद जो है आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए। हर दिन 2 सेट करके मारिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेट लगाना है, उसका जो पीछे एनालिसिस दिया हुआ है उसको भी करना है, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का। और बच्चा क्या करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के बनाने लगता है, तो उसको बनाना तो है ही, उसके बाद आप लोग को देखना है कि आप लोग कहाँ कहाँ गलती की है, उसके पीछे जो एनालिसिस दिया हुआ है उसको पढ़ना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ऐसे करके आप लोगों का सीटेट यूं चुटकियों में निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या बताया गया है, इसमें हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के जो है उस दक्षिणी अयनांत को कर लिए। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। जो एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। इस लाइन को याद रखना, ये जो लाइन है एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, तो इसको याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल नॉलेज है और इसको याद रखना है सभी को, और एनसीईआरटी में इसको बताया भी गया है। तो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना है, झुकाव कोण, तो 66 डिग्री, 66 1/2 डिग्री जो है अक्ष का झुकाव है, इसको याद रखना है। उसके बाद बताया गया है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है।
तो ये जो लाइन है सीटेट में पूछा गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखेगा। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है। और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस लाइन को भी याद रखना है कि पृथ्वी क्या है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस चीज़ को भी याद रखना है। और जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा में घूमती है, कहाँ कैसे घूमती है, तो दीर्घ वृत्ताकार, और पश्चिम से पूर्व घूमती है और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो ये सारे पॉइंट्स है, याद रखना है। यहाँ पे कुछ VVI क्वेश्चन भी है, इसको भी देखते हैं, इसको आप लोगों को रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कब क्या हुआ, 21 जून को क्या हुआ था, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो ये सब चीज़ों को याद कर लेना है आप लोगों को। 2-3 बार इस लिस्ट को देखिएगा, याद हो जाएगा। तो क्या बताया गया है इसमें बताया गया कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है, तो 21 जून को पड़ती है। इसको याद रखना है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, तो 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उसके बाद मकर रेखा के बारे में बताया गया है। तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, तो 22 दिसंबर को पड़ती है। याद रखना है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उसके बाद बताया गया है विषुवत पर सीधी किरणें कब पड़ती है। विषुवत जो है ये है पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है उत्तरी ध्रुव, इसके नीचे है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे क्या है आप लोगों का, तो यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे है मकर रेखा। तो मकर रेखा पर कब पड़ती है, तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को याद रखना है। और कर्क रेखा पर 21 जून में, 21 जून में। और ये जो है विषुवत पर जो सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसको याद रखना है कि कब पड़ती है विषुवत पर सूर्य की किरणें सीधी, तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पड़ती है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि दिसंबर को नहीं, ये जो है 23 सितंबर को और 21 मार्च को विषुवत पर सीधी किरणें पड़ती है। उसके बाद तथा जो है रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसी कारण जो है यहाँ पे रात एवं दिन बराबर होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 की NCERT की है ज्योग्राफी की, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। ये सब जो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बिंदु है, आप लोगों को याद रखना है। इसके आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगी जिसमें अपने नोट्स को शेयर करूंगी, पर पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि चैप्टर पढ़ लीजिए। चैप्टर भी मैं पढ़ाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग तो जहाँ समझ में आए वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इन सब नोट्स को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, तभी आप लोगों का सीटेट क्लियर होगा। सीटेट जो है अब ऑनलाइन, सीटेट में ऑनलाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सीटेट में आप लोग जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कीजिएगा तब तक सीटेट एग्जाम निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऑनलाइनर क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाला पूछा जाता है, तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आप लोग जुलाई का पेपर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग से कितना सॉल्व हुआ। नंबर 4 है जिसका नाम है मानचित्र। इसका शुरू करते हैं। मानचित्र किसको कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या है, मानचित्र है। पृथ्वी के सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है जो मानचित्र कहलाता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। क्या इसमें बताया गया है कि लेकिन जो है गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। उसके बाद बताया गया है ग्लोब की अपेक्षा हमें मानचित्रों से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो इस लाइन को आप लोगों को याद रखना है। ये जो लाइन है सीटेट में जो पूछा भी गया, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो आप लोगों को ये प्रश्न मिला होगा कि ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो मानचित्रों से प्राप्त होती है, क्योंकि मानचित्र में बहुत सारे स्थानों को दिखाना संभव हो सकता है। और ग्लोब का तो निश्चित आकार होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को दिखाना गांव के क्षेत्र में या फिर शहर के क्षेत्र में पॉसिबल नहीं होता है, वही चीज़ मानचित्र में पॉसिबल हो जाता है। तो ग्लोब की अपेक्षा जो उपयोगी ज़्यादा है वो मानचित्र है, और हमें ज़्यादा जानकारी ग्लोब की अपेक्षा कहाँ से प्राप्त होती है, तो मानचित्रों से प्राप्त होती है। इसको याद रखना है। उसके बाद जो है मानचित्रों के प्रकार को बताया गया है। तो मानचित्र के जो प्रकार हैं 3 प्रकार के होते हैं, जो मैं आप लोगों को पहले जो चैप्टर पढ़ाई NCERT बुक से उसमें भी बताई थी, और नोट्स में भी मैंने नोट्स किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। ये सारे जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं सब टॉपिकों से जो है सीटेट प्रश्न पूछती है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देखिएगा। तो मानचित्र के जो है 3 प्रकार है। कौन कौन है, तो भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। याद रखना आप लोगों को कि मानचित्र जो है 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र।
तो भौतिक मानचित्र में किस प्रकार के मानचित्र आते हैं? तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को कहते हैं। पृथ्वी में जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ इत्यादि, इन सब को क्या कहा जाता है? तो भौतिक मानचित्र कहा जाता है। जो प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के उदाहरण क्या क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ इत्यादि जो प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी में पाई जाती है। और इस जो भौतिक मानचित्र को और एक नाम से जाना जाता है उच्चावच मानचित्र। इसको क्या कहा जाता है? उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है भौतिक मानचित्र को। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा राजनीतिक मानचित्र को। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या बताया गया है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों को कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र किसको कहा जाता है? तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों को क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत ये सारे मानचित्र आते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव, ये सब जो है राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं थीमेटिक मानचित्र, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीमेटिक मानचित्र, तो थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत क्या कहता है? जो विशेष जानकारी प्रदान करे, जो क्या जानकारी प्रदान करे? जो विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि का विवरण जो है इसमें किया जाता है। आदि का वितरण दर्शाने वाला मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो इसको याद रखना है। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र होते हैं 3 प्रकार के, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ इत्यादि आता है भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। और राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या आता है? राज्य, नगर, शहर, गांव इत्यादि। उसका थीमेटिक मानचित्र क्या है? जो विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। जिसके अंतर्गत सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3। क्या क्या होते हैं? तो दूरी, दिशा एवं प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक, ये सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट सीटेट में पूछा गया है कि मानचित्र के घटकों को बताए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मानचित्र जो है 3 घटक होते हैं मानचित्र के मुख्य प्रकार से। एक होता है दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। तो इन तीनों को याद रखना है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ जैसे कि आप लोगों को सुन के ही याद हो जाए। बार बार चीज़ों को सुनिएगा तो याद जल्दी से होता है और दिमाग में बैठ जाता है। तो एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा और आप लोग प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। तो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। तो इसको याद रखना है। और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र के 3 घटक कौन कौन? दूरी, दिशा एवं प्रतीक। उसके बाद इसमें बताया गया है इस चैप्टर में दिक् सूचक के बारे में। तो दिक् सूचक क्या है? सही दिशा का पता लगाया जाता है दिक् सूचक के अनुसार। दिक् सूचक से क्या किया जाता है? जो सही दिशा का पता लगाया जाता है दिक् सूचक के अंतर्गत। आप लोग को एनसीईआरटी में एक फोटो भी इस प्रकार से दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। दिक् सूचक का फोटो भी दिया गया है। तो दिक् सूचक किसको कहता है? जो सही दिशा का पता लगाता है उसे दिक् सूचक कहा जाता है। उसके बाद यहाँ बताया गया है खाका के बारे में। तो खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहा जाता है। तो खाका किसे कहते हैं? तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को ही खाका कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है 6th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है। आप लोग अच्छे से इसको देखिए। ये सारे प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं, इन सारे टॉपिक से प्रश्न आए हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर है 5 ज्योग्राफी की है 6th क्लास की। और जो चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो पृथ्वी के कितने परिमंडल है तो इन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बताया गया है जीव मंडल के बारे में। पहले जो बताया गया है जीव मंडल के बारे में। तो जीव मंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। तो जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जीव मंडल। तो जीव मंडल आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि जीव मंडल जो है एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। उसके बाद पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया। पृथ्वी की जो सतह है इनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थलीय भूभाग जिसको महाद्वीप कहा जाता है, और दूसरा है जलाशय जिसको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, इस सीटेट में पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर लगा रहे होंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन मिला होगा कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो पृथ्वी का प्रमुख रूप से 2 भाग है, एक स्थलीय भूभाग है और दूसरा जलाशय भाग है। स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है और जलाशय भाग को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं सीटेट में।
उसके बाद जो है यहाँ पे वीवीआई पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। इतना तो आप लोगों को पता ही है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर ऊंचा है। यह एनसीईआरटी में इसका डाटा दिया गया है। 8,848 मीटर ऊंचा है कौन? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसको याद रखना है। उसके बाद ये भी दिया गया है एनसीईआरटी बुक में कि विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, इसको याद रखना है कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है? तो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा भाग है, जो महासागर, जो प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोग को चैप्टर में बताया गया है, एक डब्बा जैसा दिया गया था जिसमें माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया था। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया गया है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा या सुनिएगा कान में ईयरफोन लगा के, तो फिर भी ये सब चीज़ें जो है याद हो जाएगी, क्योंकि ये सब डाटा वाला चीज़ है। इसको आप लोग कितना बार भी अगर या लिखिएगा तो याद नहीं होगा। इसको सुनना है, उसके बाद देखना है, तभी आप लोगों को याद हो सकता है। लिखने से भी होता है, तो सुनिए और पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम का समय दिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखिए कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है और उसी हिसाब से तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट पे है जो सबसे पहले कौन चढ़ा? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? यहाँ पे नहीं बताया गया है कि भारत का व्यक्ति कौन चढ़ा, यहाँ पे बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा कौन। तो माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी महोदय जो थे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। क्या नाम था उसका? एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी। तो इसको एक ट्रिक है कि आदमी अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगा तो क्या हिल डोल करके चलेगा, तो हिलरी। यह एक ट्रिक है, इसको याद रखना। मैं ऐसी ट्रिक से याद की थी। तो माउंट एवरेस्ट पे जो आदमी चढ़ा उसका नाम क्या था? तो न्यूजीलैंड के से एडमंड हिलरी, क्योंकि वो हिल डुल करके पर्वत में चढ़ता है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक के रूप में किया गया है। उसके बाद बताया गया है भारत के कौन थे? तो भारत के तेंजिंग नोगे शेरपा जो थे, तेंजिंग नोगे शेरपा इसका नाम है। याद रखने के भारत का जो प्रथम व्यक्ति था जो एवरेस्ट पे चढ़ा था उसका नाम है तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो 29 मई 1953 को चढ़ा था। 29 मई 1953 को भारत का जो था तेंजिंग नोर्गे शेरपा, वो कहाँ चढ़ा था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। और सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलरी महोदय थे। उसके बाद भारत का जो प्रथम था तो वो था तेंजिंग नोर्गे शेरपा महोदय, जो 29 मई 1953 को चढ़ा था। इसका डेट भी याद रखना है कि कब चढ़ा था, 29 मई 1953 को। उसके बाद महिला के बारे में बताया गया है। तो प्रथम महिला जहाँ जिस देश की चढ़ी थी वो जापान की थी। तो जापान की पहली महिला जुंको तवाई ने 16 मई 1975 को इस एवरेस्ट पर चढ़ी। तो उसका क्या नाम था? जापान की थी पहली महिला जुंको तावई। जुंको तावई, इसको याद रखना है कि कौन चढ़ी थी? तो जुंको तावई कहाँ की थी? तो जापान की थी और 16 मई 1975 को चढ़ी। तो अब भारत की महिला के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल। इसको याद रखना है कि भारत की पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को चढ़ी। 23 मई 1984 को चढ़ी। तो फर्स्ट आदमी कौन था जो एवरेस्ट पे चढ़ा, माउंट एवरेस्ट पे? तो तेंजिंग जो चढ़ा, जो तेंजिंग नोर्गे शेरपा भारत के थे। पर ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किस देश के व्यक्ति चढ़े, तो न्यूजीलैंड के। कौन? तो एडमंड हिलरी। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का कौन चढ़ा, तो तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को चढ़ा। उसके बाद पूछा जाएगा कि कहाँ की सबसे पहले महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो जापान की थी। उसका नाम क्या था? तो जुंको तबई। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला कौन चढ़ी माउंट एवरेस्ट पर, तो बछेंद्री पाल। इसका टाइम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो 23 मई 1984 को चढ़ी। ये सारे बहुत ही वीवीआई पॉइंट्स है, आप लोग अच्छे से इसको याद कीजिएगा। 2 बार 3 बार देखिएगा या फिर कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सीटेट में पूछा भी गया है, आगे भी पूछने की संभावना है, पूछा ही जाता है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे बताया गया है स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्थल का जो बहुत बड़ा भाग है किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे महाद्वीप के बारे में बताया गया। तो महाद्वीप के बारे में क्या हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि महाद्वीप कितने प्रकार के हैं? तो महाद्वीप 7 प्रकार के हैं। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जिसका नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्या क्या नाम है 7 का? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग बार बार सुनिएगा तो चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि सुनने से चीज़ें जो है ज़्यादा याद रहती है, ज़्यादा समय तक याद रहती है। वरना पढ़े तो आप लोग सब कुछ है, ये सब तो आप लोग सब पढ़े ही हैं, पर याद नहीं रहता है। एग्जाम हॉल में तो खास करके याद नहीं रहता है, तो बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है एशिया के बारे में। चलिए पढ़ते हैं एशिया के बारे में।
तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है, इसका जो पश्चिम में है वो यूराल पर्वत इसके पश्चिम में स्थित है जो इसे यूरोप से अलग करती है। और कर्क रेखा गुजरती है, एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें 5-6 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या क्या बताया गया है एशिया महाद्वीप के बारे में? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, और ये जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, और पश्चिम में इसका जो है यूराल पर्वत स्थित है जो यूरोप से इसको अलग करती है। ये सारे पॉइंट्स है एशिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे महाद्वीप यूरोप को। तो चलिए पढ़ते हैं यूरोप को। यूरोप के बारे में क्या बताया गया है? तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया महाद्वीप से जो छोटा है, एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के जो यूरोप है पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, तो इससे होकर कौन गुजरती है? तो आर्कटिक वृत्त। और एशिया से होकर कौन गुजरती है? तो कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है, और आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप से होकर गुजरती है। सारे पॉइंट्स है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरा अफ्रीका महादेश को। अफ्रीका महादेश के बारे में क्या बताया गया है? विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो पहला कौन है? पहला है एशिया। आपको याद रखना है कि पहला महाद्वीप कौन है? एशिया। और दूसरे नंबर में कौन आता है? तो अफ्रीका महादेश आता है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। विषुवत इसके मध्य से होकर गुजरती है। इसके मध्य से होकर क्या गुजरती है? तो विषुवत गुजरती है। ये तो दूसरा सबसे बड़ा है। और एशिया से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। और अफ्रीका से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो विषुवत जो है इसके मध्य से होकर गुजरती है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो इसका जो खास पॉइंट है, जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि अफ्रीका महादेव से होकर तीनों जो रेखाएं गुजरती है, कौन कौन? तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महादेव से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो अफ्रीका महादेव में क्या याद रखना है कि ये जो तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती है, और ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे विषुवत भी होकर गुजरती है, और गोलार्ध जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद और कुछ बताया गया है पॉइंट्स इसमें जो इंपॉर्टेंट है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, इसी महाद्वीप पर है। अफ्रीका महाद्वीप में ही सहारा रेगिस्तान भी स्थित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का कौन सा जो है रेगिस्तान है? तो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान क्या है? तो सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। यह चारों ओर से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये जो है चारों ओर से महासागर एवं समुद्रों से घिरा है। सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी है। सबसे लंबी नदी कौन है विश्व की? तो नील नदी है। और सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है तो सहारा रेगिस्तान है। तो सबसे लंबी नदी जो है विश्व की नील नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। तो इससे 3 पॉइंट्स आपको खास तौर से याद रखना ही रखना है, बाकी नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, मगर बाकियों को रखना है। इन तीनों को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है कि तीनों रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। कर्क, विषुवत और मकर रेखा जो तीनों है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान इसी महाद्वीप पर स्थित है। उसके बाद जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी, विश्व की जो है नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना ही रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप को पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या बताया गया है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला कौन है? एशिया। दूसरा कौन है? अफ्रीका। अब तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। यह जो दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पनामा जल संधि। जो दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, तो उस संकरे स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये है आपका उत्तर अमेरिका, ठीक है। और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। और ये जो बीच में जुड़ा हुआ है इसी को क्या कहा जाता है? संकरा भाग। तो इसको क्या कहा जाता है? तो पनामा जल संधि। ये जो है जल संधि है, इसका नाम क्या है? पनामा जल संधि। तो इसको याद रखना है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जिस भाग में जुड़ा है तो उसको जल संधि कहा जाता है। और उस जल संधि का नाम क्या है? तो पनामा जल संधि जो संकरे स्थल से जुड़ा है। उसके बाद याद रखना उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में यह स्थित है। ये किस में स्थित है? तो उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है। कितने महासागरों से घिरा हुआ है? तो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या बताया गया है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सिंपल है कि दक्षिणी अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिण यहाँ भी है, तो ये जो है दक्षिण गोलार्ध में ही स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखने वाला पॉइंट्स मिल गया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर कौन फैला है?
तो यहीं फैला हुआ उत्तर से दक्षिण की और फैला है एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये सब पॉइंट जो है आप लोगों को बीपीएससी जब टीचर बनिएगा, बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, तब ये सब उस टाइम भी आप लोगों को काम आएगा और अभी भी सीटेट के लिए काम आ रहा है। तो ध्यान से पढ़ना है कि ये सब ज़्यादा समय तक याद रहे। जैसे कि आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 या 5 में भाग लीजिएगा तो उसमें आप लोगों को काम देगा ये सब चीज़ें। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है कौन? अमेजन। तो कहाँ में बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती है। और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है वो भी इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं महादेश को, तो नेक्स्ट महादेश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का क्या है? ये सबसे छोटा महाद्वीप। पहला, दूसरा, तीसरा तो जान गए। उसके बाद आज अभी जानिए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो देखिए ये पॉइंट याद रखने वाला मिल गया आप लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और इसका क्या खासियत है? तो ये जो है चारों तरफ से क्या है? समुद्र तथा महासागरों से घिरा है और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र और महासागरों से, ये जो समुद्र और महासागरों से चारों तरफ से घिरा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना है, अच्छे से याद रखना है ताकि एग्जाम तक आप लोगों को काम दे और याद रहे। जैसे टीआरई 4 में या 5 में भी ये सब चीज़ें काम देगी। तो ध्यान से पढ़ना है। हो सके तो मेरे साथ नोट्स करते भी चलिए और याद करते भी चलिए, चीज़ों को दोहराइए क्योंकि कंटेंट मार्केट में बहुत है, बहुत कंटेंट है। आप लोग को ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना, बस उसका रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ आप लोग जानते ही हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस सब चीज़ों को आप लोग जानते हैं। बस सम चीज़ है कि रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग, जिस वजह से ही आप लोग मात खाते हैं। तो रिवीजन करना है और ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, बस एनसीईआरटी के अलावा सीटेट कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछती है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो हम लोग पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका के बारे में क्या बताया गया है? जो लास्ट महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महादेश जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। अस्थायी मानव निवास नहीं कर सकता है इस महादेश में। यह भारत का शोध संस्थान है जिसका नाम मैत्री या भारती है। यहाँ पे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का जो एक शोध संस्थान भी है जिसका नाम मैत्री है तथा भारती है। और ये अस्थायी मानव यहाँ निवास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बर्फ की मोटी परतों से ये ढका हुआ रहता है। तो ये महाद्वीप क्लियर हो गया। ये सब चीज़ों को याद रखना है। महाद्वीप हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। जो जलमंडल के बारे में क्या बताया गया यहाँ पे? तो जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना आप लोगों को किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह को। महासागर का जो परसेंटेज है 97.5% महासागर है। उसके बाद अलवन जल यहाँ पे कितना मिलता है? तो 2.5% अलवन जल मिलता है। पृथ्वी 71% भाग में जल है। पृथ्वी का 71% भाग में जो है जल है और स्थल क्या कितना है? तो 29% में स्थल है। ये सारे डाटा को याद रखिएगा, सीटेट यहाँ से भी प्रश्न करती है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और महासागर कितना है जलमंडल में? तो 97.5%। अलवन जल कितना है? तो 2.5%। पृथ्वी का जो है कितना परसेंट भाग जल है? तो 71%। और स्थल कितना है? 29%। और अलवन जल है कितना? मात्र 2.5%, जिसको हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं, याद रखना है। उसके बाद महासागर के बारे में पढ़ते हैं। महासागर के बारे में क्या बताया गया है? महासागर 5 प्रकार के होते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो प्रशांत महासागर के बारे में क्या पढ़ना है हम लोग को? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त यहीं स्थित है, लगभग वृत्ताकार आकार का है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन स्थित है? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? महादेश कौन है? तो एशिया महादेश। और यहाँ पे याद रखना है सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, यह यहीं स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसका आकार जो है लगभग वृत्ताकार है। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में क्या बताया गया है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर का है। तो उसको याद रखना है कि एक्स अक्षर का कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। और यह जो है विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर के बारे में क्या याद करना है? किसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है? त्रिभुजाकार आकार का। ये जो त्रिभुजाकार आकार के है उसका नाम जो है भारत देश के, क्योंकि भारत देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। भारत देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। तो उसी से पड़ा है हिंद महासागर। इसका नाम जो भारत देश के नाम पर रखा गया है। उसके आकार क्या है? लगभग त्रिभुजाकार।
उसके बाद दक्षिणी महासागर के बारे में क्या बताया गया है। दक्षिणी महासागर अटलांटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो अटलांटिक महासागर है, महाद्वीप जो है अटलांटिक महाद्वीप, उसको चारों ओर से घेरता है। यह अटलांटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिणी महासागर के बारे में क्या याद रखना है कि अटलांटिक जो महाद्वीप है को चारों ओर से यह घेरती है। उसके बाद यह अटलांटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, इसको याद रखना है। उसके अंदर आर्कटिक महासागर के बारे में, आर्कटिक महासागर में क्या बताया गया है। जो लास्ट महासागर है तो उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है। यह क्या है, उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है। कौन, आर्कटिक महासागर। यह प्रशांत महासागर से छिछिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। इस क्या है, छिछिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। उत्तर ध्रुववृत्त में ये स्थित है। कौन, आर्कटिक महासागर। और ये जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, एक है छिछिले जल संकरे द्वारा। जो ये आर्कटिक महासागर है और ये जो है प्रशांत महासागर, जो ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उसको क्या कहा जाता है, बेरिंग जल संधि। इसको क्या कहा जाता है, तो बेरिंग जल संधि याद रखना है आपको ये सब पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल के बारे में क्या बताया गया है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैसों की परतों से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल कहा जाता है। तो चलिए इसके मंडलों को देख लेते हैं एक तरफ से क्या क्या है। तो पहले है क्षोभ मंडल, याद रखना है क्षोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल। तो इसको आप लोग ट्रिक से याद कीजिएगा कि सबसे पहले क्या होगा, इसको याद रखना है कि सबसे पहले होगा क्षोभ मंडल और सबसे बाहर क्या होगा, बहिर्मंडल। बाहर मतलब सबसे ऊपर, मतलब बाहर मतलब सबसे ऊपर। मैं ऐसे ही याद की थी, जिसको आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो इस तरह से याद कीजिएगा, या वरना अपना ट्रिक से याद कीजिए, या फिर आप लोगों को ऐसे ही पढ़ के याद हो जाता है तो अच्छी बात है। तो मैं ऐसे याद की थी कि पहले क्या होगा, क्षोभ मंडल होगा, सबसे बाहर में क्या होगा, बहिर्मंडल, और मध्य में तो मध्यमंडल होगा ही, और मध्य मंडल के ऊपर क्या होगा, आयन मंडल, और नीचे क्या होगा, समताप मंडल। मैं बस ऐसे ही याद की थी, आप लोगों को जिससे सुविधा हो उस तरह से याद कर सकती हैं। तो बहिर्मंडल में क्या बताया गया है, बहिर्मंडल अंतरिक्ष से संबंधित है। बहिर्मंडल आयन मंडल किससे संबंधित है, रेडियो संचार से। मध्य मंडल किससे संबंधित है, उल्का पिंड जलकर समाप्त हो जाती है, किसमें, मध्य मंडल में। समताप मंडल क्या है, मौसम संबंधित घटना नहीं होती है समताप मंडल में, इसलिए यहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं। तो याद रखना है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। उसके क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती है, वर्षा, बाढ़, भूकंप इत्यादि क्षोभ मंडल में होता है। ये सब जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग से मैं क्वेश्चन भी शेयर करूँगी जिसमें आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या पूछा जाता है। तो वीडियो मैं डालूंगी बहुत जल्द ही। उसके बाद देखिए वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कौन, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बना है। वायुमंडल जो मुख्यतः किससे बना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो 21%, और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78%। अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा कितनी है, तो 1%। ये सारे पॉइंट्स तो सीटेट में काम आएगा ही। बाद बाकी बीपीएससी टीआरई 4 में भी 0.4 जो होने वाला है उसमें भी काम आने वाली है ये सब डाटा कि वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, तो 1600 किलोमीटर की। और वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा है 21% और नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, और अन्य गैसों की मात्रा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की परसेंटेज जो मात्रा है 1%। उसके बाद नाइट्रोजन मनुष्य की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, मनुष्य की वृद्धि के लिए भी नाइट्रोजन है आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं। घनत्व वायुमंडल के समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है। घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यह तेजी से घटता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर जाने पर तापमान भी घटता है। ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान भी घटने लगता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो ये प्रश्न जो है सीटेट जनवरी 2024 में जो हुई थी उसमें पूछा गया था कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं, तो पवन कहते हैं। और पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल जो है कौन कौन है, तो आप लोग ऊपर देख ही लिए पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को। तो ये सब जो पॉइंट्स थे ये चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी की थी, 6th क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है उसका ये जो चैप्टर नंबर 5 था, ये जो चैप्टर नंबर है 5, इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को बताए। जो क्लास की ज्योग्राफी जो चैप्टर नंबर 6 है, लास्ट चैप्टर है, इसमें क्या बताया गया है, हमारे देश भारत के बारे में बताया गया है। तो ये भारत का नक्शा जिसके उत्तर में क्या है, हिमालय स्थित है, जिसके उत्तर में क्या है, हिमालय स्थित है, और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, और पश्चिम में अरब सागर स्थित है।
तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी अपने माइंड में मैप को ले या कहीं मैप को देखें तो आपको याद रखना है कि हमेशा ऊपर में क्या होगा तो उत्तर होगा, और उत्तर के नीचे क्या होगा तो दक्षिण होगा, आपके दाहिने साइड में क्या होगा पूर्व होगा, और बाएं साइड में क्या होगा तो पश्चिम। तो आप लोगों को याद रखना है कि हमारे भारत देश के उत्तर में क्या है तो हिमालय है, दक्षिण में क्या है तो हिंद महासागर है, पूर्व में क्या है तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है तो अरब सागर है। ये जो है एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में बताया गया है। आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि पूर्व में क्या स्थित है, तो पूर्व में क्या स्थित है बंगाल की खाड़ी। भारत देश के पूर्व में क्या स्थित है तो बंगाल की खाड़ी। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो क्या है, तो ये डाटा जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। ये डाटा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये डाटा पूछा भी गया है सीटेट एग्जाम में और आगे भी पूछने की संभावना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि सब कोई पढ़ा हुआ ये सब चीज़ें मगर याद नहीं रहता है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए इस वीडियो में ही। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह है भारत देश। भारत देश के उत्तरी एवं दक्षिणी की लंबाई कितनी है तो 3200 किलोमीटर, या उत्तर से दक्षिण तक जो भारत देश फैला हुआ है तो कितने किलोमीटर तक तो 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो उत्तर में क्या है लद्दाख है और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक जो फैलाव है उसका कितना है 3200 किलोमीटर। इस डाटा को याद रखना है। पहले तो याद रखना है कि भारत देश का क्षेत्रफल कितना है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आप लोग को याद रखना है कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक इसका फैलाव कितना है तो 3200 किलोमीटर, और इसके उत्तर में क्या है तो हिमालय, और दक्षिण में हिंद महासागर, उसके बाद इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। उसके बाद चलिए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे तो बताया गया है उत्तर से दक्षिण तक फैलाव। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यह है भारत जो है इधर है पश्चिम और इधर क्या है पूर्व। तो पश्चिम में क्या स्थित है कच्छ है, गुजरात के कच्छ स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश इधर पूर्व में स्थित है। तो इसका फैलाव कितना है तो 2900 वर्ग किलोमीटर। इसका फैलाव कितना है तो 2900 वर्ग किलोमीटर, मतलब दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक इसका फैलाव कितना है तो 2900 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक फैलाव कितना है तो 3200 किलोमीटर। इसको याद रखना है। पश्चिम से पूर्व तक कितना फैलाव है तो 2900 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक कितना फैलाव है तो 3200 किलोमीटर। इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रायद्वीप के बारे में। प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। स्थल का कोई सा विभाग या कोई सा विभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, तीन तरफ से किससे घिरा हो जल से घिरा हो, उसको क्या कहा जाता है प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो सीटेट में प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रायद्वीपीय से क्या तात्पर्य है। तो प्रायद्वीप से यही तात्पर्य है कि स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या कहा जाता है तो प्रायद्वीपीय कहा जाता है। इसको याद रखना है। उसके बाद भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैप रहता तो मैं आप लोग को बता देती, और आगे के वीडियो में मैं बताऊंगी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित तो कर्क रेखा कितना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लगभग मध्य तक होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के जो है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि का विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। तो ये सारे डाटा को याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद चलिए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे डाटा हैं, तो आप लोगों को बार बार चीज़ों को रिकॉल करना है, चीज़ों को देखना है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। 15 दिसंबर जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, सबका एग्ज़ाम क्लियर होगा। बस आप लोग पढ़ते जाइए और याद रखते जाइए। उसके बाद बताया गया पश्चिम से पूर्व भूमि का विस्तार कितना है। पश्चिम से पूर्व भूमि का विस्तार कितना है तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और बार बार इसको देखिएगा, तभी ये सारे पॉइंट्स जो है याद होंगे। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लगभग मध्य होकर गुजरती है, और दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि का विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व भूमि का विस्तार कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच फैला है। उसके बाद हिमालय के बारे में बताया गया है। तो हिमालय को जो 3 श्रृंखला में बांटा गया है। चलिए हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
तो हिमालय की जो है 3 श्रृंखलाएँ कौन कौन सी है? तो नंबर 1 बृहत या हिमाद्री, इसको क्या कहा जाता है? बृहत को हिमाद्री भी कहा जाता है। बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय। जो सबसे ऊंची शिखर है विश्व की सबसे ऊंची शिखर क्या है? तो बृहत या हिमाद्री हिमालय। उसका दूसरा हिमाचल जो मध्य हिमालय है। और उसका तीसरा सबसे नया क्या है? शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ मैप में बताया गया यह है भारत। तो भारत का यह है पूर्व, यह है पश्चिम, इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण। तो सबसे ऊपर क्या है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय। उसके बाद मध्य में क्या है? तो मध्य में है हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है? तो सबसे जो दक्षिण में स्थित है वो क्या है? शिवालिक है। इन सब चीज़ों को आप लोग अगर फिगर बना के याद करते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहती है चीज़ें। उसके चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे बताया गया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व की जो सबसे बड़ी डेल्टा कौन है? वो है सुंदरबन डेल्टा। उसका निर्माण कहाँ होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। किसका? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन का। उसके बाद बताया गया है इसी डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो इस जो है डेल्टा को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा। कहाँ इसका निर्माण होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में इसका निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा का। उसके बाद बताया गया इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताया गया है। सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सुंदरबन डेल्टा। तो इसको पढ़ना है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में इसका निर्माण होता है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। और इस जो है सुंदरबन डेल्टा की आकृति क्या है? तो त्रिभुजाकार। आकृति क्या है? तो त्रिभुजाकार। और हड़प्पा सभ्यता की भी आकृति क्या है? तो त्रिभुजाकार ही। उसका ध्यान रखना डेल्टा स्थल वह मुहाना या भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। तो मुहाना से क्या तात्पर्य? आगे हम लोग देखेंगे, इसको याद रखना। डेल्टा स्थल वह मुहाना या भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। उसके हम लोग मुहाने को जानते हैं। मुहाना मतलब क्या होता है? तो मुहाना मतलब होता है ये है नदी, ये क्या है? नदी। और ये क्या है? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र। इधर है समुद्र आपके दाहिने तरफ और इधर बाएं तरफ क्या है? नदी। और ये नदी जो होके समुद्र में जाके मिलती है। नदी जो हो समुद्र में जाके मिलती है। नदी कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में। तो इस जगह में जो जाके मिलती है, इस जगह में जो सारे पानी जाके मिलती है नदी के समुद्र में, तो इसी जगह को क्या कहा जाता है? मुहाना। इसी जगह को क्या कहा जाता है? मुहाना। चलिए फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि ये है नदी और ये है समुद्र। और नदी का पानी जो समुद्र में जाके गिरता है तो किसी ना किसी जगह पर तो गिरता होगा। उस स्थान को ही क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को ही कहा जाता है मुहाना। तो आप लोग मुहाना समझ गए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस जगह पर जो नदी आके समुद्र से मिलती है, इसी जगह को क्या कहा जाता है? तो मुहाना कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला क्या है? तो अरावली श्रृंखला, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के जो उत्तर पश्चिम में स्थित है अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो क्या याद रखना आप लोगों को? विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला क्या है? तो अरावली श्रृंखला, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके बाद देखते हैं विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला। इससे होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। नर्मदा तथा तापी नदी किससे होकर बहती है? तो विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला से। उसके बाद भारत के द्वीप समूह को पढ़ते हैं। तो भारत के जो है मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह है। तो इसको पढ़ते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह, नंबर 1 लक्षद्वीप द्वीप समूह और नंबर दूसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत का दो द्वीप समूह है। क्या क्या है? तो लक्षद्वीप समूह और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोग लक्षद्वीप समूह को देखते हैं। अरब सागर में यह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। यह जो है केरल के तट से कुछ दूर में स्थित जो है प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल। प्रवाल द्वीप किसको कहा जाता है? तो एनसीईआरटी बुक में एक डब्बा जो था आप लोग को मैं पढ़ाते समय बताई थी कि इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया गया था उस डब्बे में? तो देखते हैं प्रवाल द्वीप क्या है। तो प्रवाल द्वीप जो है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। छोटे जो समुद्री जंतु होते हैं उनके कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? तो प्रवाल द्वीप कहा जाता है। तो याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये क्या है? दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद यहाँ पे सुनामी के बारे में बताया गया है।
तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तट पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी क्या है? एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या क्या सीखे? मुहाना किसे कहा जाता है? विश्व की पुरानी श्रृंखला कौन है? अरावली श्रृंखला है। सुनामी किसको कहा जाता है? प्रवाल द्वीप किसको कहा जाता है? भारत के 2 द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। सुंदरबन डेल्टा के बारे में हम लोग पढ़े। हिमालय के 3 श्रृंखला के बारे में पढ़े। प्रायद्वीप के बारे में पढ़े। भारत के बारे में पढ़े कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या स्थित है। इसकी लंबाई को पढ़े कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक ये कितने लंबाई में फैला हुआ है, तो 3200 किलोमीटर। और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक कितना फैला हुआ है, तो 2900 किलोमीटर। इन सब चीज़ों को याद रखना है जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सीटेट के एग्ज़ाम का डेट है 15 दिसंबर। मैं बार बार इसलिए इस चीज़ को बोलती हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखें और इसी के हिसाब से तैयारी करें। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसी हिसाब से आप लोग SST की तैयारी कीजिए। तो अगर मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को हेल्प हो रही है या मेरे पढ़ाए हुए से आप लोगों को हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।